उनके राइट्स क्या क्या हैं डिटेल में हमें पता चल गए हैं। तो राइट्स के लिए हमें उनको अवेयर करना है, इन्फोर्समेंट करना है, कैसे करना है नहीं करना है उसके लिए तो उन्हें कोर्ट आना पड़ेगा, एडवोकेट से मिलना पड़ेगा एंड उसके लिए डीएलएसए के फ्रंट ऑफिसेस हैं तो कॉन्टैक्ट देयर। आप लोग वहाँ पे कोई भी हीरो मत बनने लगना कि हम पुलिस बुला रहे हैं या कर रहे हैं, डोंट डू दिस। ये तो आप चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली इतनी ट्रेनिंग आपको भी नहीं, हम नहीं करते। जैसे हमने पहले ही बताया, लेबर का कोई केस होता है तो लेबर को लेके ही जाते हैं, सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए। लेबर को लेके ही हम जाते हैं, ठीक है। उसके पहले लेबर से काउंसलिंग होता है, मतलब बात होता है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस में हम जो भी लेबर्स आप लेकर आते हैं फ्रंट ऑफिस में हम उन्हें काउंसलिंग देते हैं। वहाँ हमारे लेबर पैनल पे एडवोकेट्स अवेलेबल हैं, दे आर द एक्सपर्ट इन ऑल द लॉज, लेबर लॉज कंसर्न, और वहाँ उनकी काउंसलिंग करके जो केस बनता है वो हम उन्हें देते हैं। केस करना है नहीं करना है ये उनका डिसीजन है, वी कैन नॉट फोर्स दैट। अच्छा, डीएलएसए में किसको किसको मिल सकता है बता दिया। सारे फ्रंट ऑफिस ओपन है, वर्किंग है, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट राउज एवेन्यू में लेबर पैनल के ही काउंसिल बैठते हैं, फ्रंट ऑफिस है, स्पेशली लेबर कोर्ट सारे वहीं पर है, ठीक है। आईटीओ के पास राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तो वहाँ मिल सकता है। बाकी वुमेन है, चाइल्ड है, तो वो आप कंसर्न जहाँ पर है वहाँ जो भी आपका नियरेस्ट फ्रंट ऑफिस हो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब राउज एवेन्यू में हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ भी फ्रंट ऑफिस है, लीगल एड की ऑफिस है वहाँ मतलब पे। पूरा दिल्ली का कोई भी केस होगा तो उस जगह से हो सकता है? नहीं, रिलेटिंग टू लेबर ओनली। मतलब हाँ, लेबर का आपको वहाँ से कंसल्टेशन मिल जाएगा, ठीक है। कंसल्टेशन से लेके लॉयर, और उसमें अगर लॉयर अपॉइंट करने की जरूरत है नहीं है वो डिसीजन उनकी होगी, देयर आफ्टर आपको वो लॉयर्स भी मिल जाएंगे वहाँ से। एनी मोर क्वेश्चन? जी, जैसे कि एक लेबर है या नहीं वो मतलब डायरेक्ट भेज सकते हैं किसी समझ नहीं आया, क्या बताएं? जैसे लेबर एकदम डायरेक्ट डीएलएफ भेज सकते हैं? बिल्कुल, बिना लेबर के आए, मतलब हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। लीगल एड में आने के लिए जो कंसर्न पर्सन है बस उसी को एंटरटेन करेंगे। जैसे आप किसी के फादर आते हैं और मेरे बेटे का इशू है तो हम फादर को एंटरटेन नहीं कर सकते, बेटे का इशू है तो बेटा को ही आना पड़ेगा। महिला पंचायत का होता है, पहले महिला पंचायत वाले मैनेज करते हैं उसको देखते हैं, फिर उसके बाद वो डीएलएफ आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो विक्टिम है किसी तरह से उनको लीगल असिस्टेंस चाहिए, जरूरी नहीं कि विक्टिम में कोई भी लीगल असिस्टेंस चाहिए, आप 1516 पे कॉल करिए, वहां से वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि आपको फर्दर क्या करना है, ठीक है, कहाँ जाना है, किस ऑफिस को कांटेक्ट करना है, वो तक वो आपको बता देंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट भी बता देंगे। एनीथिंग एल्स? तो मान लीजिए हम लोग ऐसे कुछ अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कम का पैसा दीजिए तो भी हमें इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब आप लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? एक्चुअली कामता प्रसाद सर कौन है वो जो नहीं, मतलब पीएलबी जो हमारा, तो हर एक जगह पीएलबी अवेलेबल है। हाँ, या डायरेक्ट ऑफिस में कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, पीएलबी से भी करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आपके ऑफिस में कांटेक्ट करके बता सकते हैं, पीएलबी को बता देते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे भी जैसे हम बताओ, बोलो। आपने से बोला था कि वो ऑनलाइन पर भी विजिट करेंगे। हाँ जी, बट देती नहीं होता। एक्चुअली देखो आप कैटेगरी बट गई ना, जैसे हम माइग्रेंट वर्कर का बात करते हैं, अगर ओनली फॉर द माइग्रेंट वर्कर जो बाहर से आ रहा है स्पेसिफिकली उस काम को करेंगे। जैसे पंजाब में, बिहार से, झारखंड से किसान आते हैं खेती करने के लिए, वो 6 महीना या जो भी सीजन होता है वहाँ रुकते हैं, खेती करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर खेती के सीजन में ही वो आते हैं, तो बिल्कुल, तो उनको देना उनके लिए बनता है ना। और जो दिल्ली में रह रहा है, भले वो बिहार से आके रह रहा हो, बट यहाँ का उसका अपना रेजिडेंस है, तो उसको थोड़ी ना रेजिडेंस फैसिलिटी देगा या उसको थोड़ी ना आने जाने का फेयर देगा। कुछ भी चीजें वो रेलेवेंट होनी चाहिए। जैसे यूपी का एक वर्कर है, हाँ, दिल्ली में आके काम कर रहा है, 10-15 दिन काम कर रहा है,
तो देगा। उसको अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बुला रहा है वहां से तब ना, वो अपने आप आया, कहीं काम मांग लिया, कहीं काम कर रहा है, तो उसको उसके लिए थोड़ी उसकी लायबिलिटी बनती है। हाँ, लेकिन जब वो काम बंद करके उसको वापस कर रहा है तो जर्नी एक्सपेंसेस उसको देना होगा। इस तरह का जो केसेस है वो ब्रेकिंग लाइन ज्यादा करता है। जी, कहाँ पे? ब्रेकिंग क्षेत्र में। हाँ, ब्रेकलिंग से क्षेत्र में मिलते हैं। या तो जैसे बरसात का टाइम है, उस टाइम काम नहीं होगा, तो उसके लिए उसको लाया जग गया फॉर द सीजन में उसने काम किया, और उसके बाद जब वो आया तो आने का फेयर, जाने का फेयर, प्लस जितने दिन वो जर्नी में रहा उस जर्नी का वेजेस उसका बनता है। मैम मेरे को ना अगर ऐसे ना करे, टैक्सी वर्कर ने टैक्सी वाले का हाथ छोड़ दिया था, तो वो बात मालिक तक नहीं गई थी। मैं कॉन्ट्रैक्टर के जो वहाँ का फोरमैन थे या कुछ वर्कर थे, उन्होंने वो बात मुझ पर दबा दी थी। तो इसमें अगर हम करते हैं, मान लो एक्चुअली अगर वो प्रूव कर सकता है कि उस प्रीमाइसेस में वो काम कर रहा था जब उसका हाथ इंजर्ड हुआ, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में इसके लिए कंपनसेशन है। एप्लीकेशन तो लेबर कोड नहीं करेगी। हाँ, लेबर कोड तो अगर हम करते भी हैं तो मतलब लेबर कोड में उनकी जानकारी मिल जाती है। या फिर ये सब देखो, ये सब वेग चीजें हैं, वेग चीजें नहीं। टॉपिक जो है, जो लॉ कह रही है वो बता दिया, राइट्स बता दिए। हमारा काम है अवेयर करना, अवेयर, ठीक है। अगर वर्कर आता है कि आगे निकल के आता है कि मेरे साथ ये इंजरी हुई है या मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे क्या मिलेगा, तो आप उनको डीएलए से भेज दीजिए। फ्रंट ऑफिस है, वहाँ हम उनको एग्जामिन कर लेंगे, उनके केस में कितनी पोटेंशियलिटी है, उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितना वो प्रूव कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑफ ट्रायल ना। हाँ जी, विटनेस भी तो होगा। विटनेस हो ना हो, एक कुछ चीजें हैं जो एज पर लॉ कुछ चीजें हैं, तो वो फिर वो मैन टू मैन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। राइट है मेडिकल का, राइट है एम्प्लॉय कंपनसेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। और हमारा काम है कंपेयरिंग करना, ठीक है। बोल रहे थे और वो किसका था, वो बिल्डिंग तोड़ दिया था। मैम हम किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अगर केस करना चाहे तो उसमें हमारी डीएलएस की मदद करेगी डाल साहब? अगर बनता है तो डेफिनेटली करेगी। क्योंकि मैम दालसा की तो रोहिणी में भी रही थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि मैंने वीडियो वालों से फ्लैट खरीदा था अपना 25 गज का, और मैंने उसको बना के मैं उसमें रह रही थी। उन्होंने बिना कुछ बोले नोटिस दे के मेरे घर को तोड़ दिया। उस टाइम पे मेरी मम्मी भी बीमार थी और मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे गैस मौजूद थी, उन्होंने मेरे घर को तोड़ा। अभी तक वो टूटा ही है, मैं रेंट के घर में रह रही हूँ। तो जब मैं मतलब मेरे को करना था केस वगैरह, तो मैं दालसा में गई थी, मैंने बोला कि मेरा जो मामला है ये हाई लेवल का है, क्योंकि सरकारी अधिकारी के खिलाफ मैं केस करना चाहती हूँ, डीडीए के ऑफिस के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ। तो उन्होंने बोला कि मेरा केस यहाँ से नहीं होगा, हाई कोर्ट से होगा। तो ऐसा कुछ है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, मुझे अपना पर्सनल लॉयर हायर करना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगी। हाई कोर्ट में भी लीगल एड सर्विस की फ्रंट ऑफिस है, तो पर्सनल लॉयर आप वुमेन कैटेगरी में होगा, अगर आपके नाम पर है तो वुमेन कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है और फिर उन्होंने आके तोड़ा, तो चूंकि डीडीए गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो आप वहाँ जा सकते हो हाई कोर्ट। वैल्यू ऑफ द सूट बहुत कुछ डिटरमाइन करना पड़ता है। इलीगल हो गया ना, फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर अनऑथराइज्ड हो गई। फिर भी आप इसके लिए जा सकते हो, आप एक बार डिस्कशन कर ये इसका जो ग्राउंड है, इसको विदाउट नोटिस इसको तोड़ दिया है। ये इसका कागज है वो तो डीडीए से ओरिजिनल है, उसमें तो कुछ नहीं आता। डीडीए से डायरेक्ट खरीदा था, डायरेक्ट डीडीए के अफसर से लिया हुआ है, वो डीलर भी है बीपीओ, लेकिन डीडीए के अफसर भी थोड़ा सा ये कुछ गलत बता रही है। ओके, आप रोहिणी गए थे, वहाँ मना कर दिया, हाई कोर्ट जाने को बोला। हाई कोर्ट में आप चले जाओ, हाई कोर्ट में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उनके साथ कुछ उनके रूल्स हैं, 80 डेज का नोटिस एंड ऑल दैट, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाई कोर्ट आप देख लें एक बार। और कुछ
और कुछ कोई और मैम जैसे ये मौजूद लेके और इनका घर तोड़ दिए तो अनलीगल है ना, कि मतलब ये मौजूद लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन, भी जैसे ये इन्होंने भी बोला इसके हाँ बाद लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन रेज करिए। हम ये सेशन लेबर पे ले रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स पे। मैडम का जो इशू है पर्टिकुलर इशू है, तो सी हैज़ टू हायर गो फॉर द पर्टिकुलर एडवोकेट, ठीक है ना। सिविल का मैटर है, विदाउट नोटिस हो रहा है, क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट्स है मैंने अभी एग्जामिन नहीं किया, तो आई कैन नॉट ओपन ओवर दैट ना। मैडम जाएंगी वहाँ पे, उनको कोई लॉयर मिलेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, उनको शो करेंगे, दे विल असिस्ट, ठीक है। मैम जैसे कि आपने बोला कि ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन करा दे, उसके लिए हम क्या समझा सकते हैं? अवेयरनेस, आप ठेकेदार को भी अवेयर करिए, कैसे करेंगे। अब ये यही टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर ही रही थी कि सर आ गए। जैसे कोई ठेकेदार रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ईएसआई वगैरह की फैसिलिटी वो देता नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड होता तो उसके पास अगर 10 लेबर है तो ईएसआई एक्ट में वो सबको रजिस्टर्ड करा लेता, ठीक है। अब किसी के एक्सीडेंट हो गई बाय डिफॉल्ट, अब क्या करना है, 20 लाख 25 लाख की जो कंपनसेशन है वो इनको पे करना है अपने जेब से। और अगर वो ईएसआई में वो वर्कर कवर्ड होता, इंश्योरेंस होती उसकी, तो क्या होता, ईएसआई उसका मेडिकल एक्सपेंस भी देता, ईएसआई उसको कंपनसेशन भी देता, ईएसआई उसको पेंशन भी देता, एज पर जो भी उसका इंजरी होती उसके अकॉर्डिंग। तो ये है अवेयरनेस, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ठेकेदार। उन्हें अवेयर करना ही तो जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट का एक पेमेंट रुक गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, फिर वो हाँ। कैसे केस करेगा? वही बात है। केस करता तो इलीगली है वो भी, हाँ। उस पे रजिस्टर्ड है नहीं वो, हाँ। है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, हाँ, तो ये भी और दूसरा चीज हो गया, कि अभी मैंने आपको बताया था कि 280 पनिशमेंट है उनकी। इसमें गुण की हानि अर्थात शोषण के परिणाम स्वरूप कहाँ पे पढ़ रहे हो, मैम इसी क्वेश्चन में कहाँ पे, नंबर बताओ। ये दिल्ली की राइट सेक्शन में अच्छा, ये जो है दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना जो है ना, हाँ, भूमि की हानि अर्थात शोषण के परिणाम स्वरूप गर्भपात, तो इसके कंपनसेशन मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम 3 लाख से। होता क्या है? ये एक्चुअली ये जो चीजें है ना, दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति, जैसे नहीं सर, नहीं प्रेग्नेंट नहीं, ये हो गया कि जैसे पॉस्को या 376 में जो विक्टिम होते हैं, मेनी ऑफ द टाइम दे बिकम प्रेग्नेंट, और अगर मेनी ऑफ द टाइम वो प्रेग्नेंट रहते हैं और उस टाइम पे उनके साथ कुछ कमिट हुआ ऑफेंस, उस टाइम अगर उन्होंने ये चीजें सफर की तो उसका ये कंपनसेशन है, ये स्टेट देती है, गवर्नमेंट दे रही है। हाँ जी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके ऊपर अगर मान लो रेप कमिट कर दिया, उसके रिजल्टेंटली उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो उसमें ये वाला आता है। सपोज करें कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें अगर मतलब कैटेगरी जाति के हिसाब से काम दे रहे हैं तो फिर निर्भर होगा। क्या बोल रहे हैं, वो कैटेगरी सपोज है कि मैं मतलब ऊंची कैटेगरी का हूँ और सामने वाला वर्कर भी मेरी कैटेगरी का है, मतलब मेरी जाति का है, तो उसको मैं एक मतलब अच्छा काम दे रहा हूँ, जब मेरे से नीचे वाला तो मैं उसको एकदम नीचे दे रहा हूँ। अगर अनटचेबिलिटी वगैरह करते हैं तो SC/ST एक्ट एप्लीकेबल होता है, वो तो अलग चीज हो गई है ना उसका। और पर्टिकुलर कुछ वर्क ही हैं, जैसे D कैटेगरी के कुछ वर्क हैं जो स्पेशली SC/ST को ही दिया जाता है, SCs वगैरह को ही दिया जाता है। तो यहाँ अगर इनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ लॉ बना रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिक्योर्ड है, अलग स्टैट्यूट है, इसके ये सब चीजें प्रूव करना ही मुश्किल हो जाती है। बेग क्वेश्चन, ये सब सपोज वाले क्वेश्चन नहीं है, ग्रासरूट लेवल पे काम करिए, सम्मान काम होगा तो सम्मान वेतन मिलेगा, है ना। तो इनको इसमें प्रूव करना मुश्किल है। जैसे SC/ST एक्ट रास्ते चलते बोल देती हैं कि हमारा SC/ST एक्ट लगा दो जी, हमारे साथ शोषण कर दिया, हमें SC कह के बुला दिया, ये SC/ST एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसमें बदलाव आ रहे हैं, इंटेंशन वाली इशू होती है, मैटर ऑफ प्रूफ का तुरंत कार्रवाई होता है, 48 का चार्ज होता है। तब
ठीक है। लेबर राइट्स लेके जो मेरा जो व्यू है, लेबर राइट्स लेके हमें जब बात करना होगा, हमें वर्कर का एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, मतलब एक समूह बनेगा तभी हो पाएगा। इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, लेकिन कोई होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मिनिमम वेज आपको नहीं मिल रहा, उल्टा क्या बोलते हैं, अरे जो मिल रहा है उससे ही करना पड़ेगा। ये बात तो सही है, उनकी मजबूरी है, बट अगर वही चीज अगर 15-20 लोग एक साथ कोई कंपनी में बोले कि हमें मिनिमम वेज मिलना मेन चीज ये हो जाएगा कि हाँ इम्पैक्ट नहीं आएगी। दूसरी चीज ये हो गया कि ज्यादा ये करेंगे तो वो कंपनी बंद करके बैठ जाएगा, बंद करके जाओ जी, किसी को काम पे नहीं रखना, फ्रेश लेबर ले लेंगे। तो अवेयरनेस यहीं से आती है। अवेयरनेस जब आप करोगे उसके बाद होता है कि उनकी मर्जी कि उनको क्या करना है, उनके ऊपर छोड़ देना। मैम जैसे कोई मतलब महिला तो फैक्ट्री में काम कर रही है और उसके ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके लिए क्या है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है ऑन वर्क प्लेस करके। अगर उनके ऊपर हो रहा है तो शी मस्ट कम टू आवर डीएलएसए, वी विल। ठीक है, वैसे कमेटी भी तो होती है जैसे जहाँ पे वो काम कर रही है वो सारा इन्फोर्स तो करवाना पड़ेगा ना। अगर कमेटी काम नहीं करी तभी तो उसके ऊपर हो रहा है, अगर कमेटी एक्टिव होती तो होता ही नहीं। ठीक है, उसका बहुत से प्रोसेस है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके एक्ट है, तो उसके लिए आप लेते आइएगा। डीएलएसए से कांटेक्ट करिएगा, वहाँ एक्सपर्ट लॉयर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारी सहायता मिल जाएगी। जो विक्टिम है, जिसको कहीं से भी लगता है कि मैं विक्टिमाइज हूँ और मुझे स्टेप लेना है, तो स्टेप उन्हीं को लेना है, स्टेप आप लोगों को नहीं लेना है। आपको बस अवेयरनेस देना है, आपको बस बता देना कि ये आपके राइट है। आपको मिल रहे हैं तो बढ़िया, नहीं मिल रहे हैं, आप बिना मिले ही करना चाहते हो तो आपकी मर्जी। हाँ, आगे बढ़ना है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी राइट्स क्या है। बहुत जगह तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपका रोल बनता है। हाँ, नहीं हमारा मतलब प्रोग्राम का भी वही है कि हम वर्कर को सक्षम बनाना चाहते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लीजिए आज लेबर कोर्ट में ले गया है, लेकिन उसके साथ जब दूसरा केस आएगा तो हमें ले जाना नहीं, तो खुद जाएगा। वो खुद जाए। तो ये हमारा मोटो है, तो हम कोशिश भी जरूरी नहीं है कि केस वहाँ से अराइज ही हो, जरूरी ये है कि उसकी कंडीशन बेटर हो, उसको उसकी फैसिलिटी मिले, उसके हक की चीजें मिले। तो इसके लिए बातचीत से भी मैटर सॉल्व होता है बहुत बार। ठीक है, और कुछ? एक क्वेश्चन था मैम कि मजदूर का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या डालते हैं केस करते हैं? डालसा में क्यों केस करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है अगर केस होता है कि डालता तो उसमें क्या करते हैं? मतलब मुझे समझ में प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। मजदूर है, उसका श्रम कार्ड नहीं है, वेतन वगैरह नहीं मिला, पेमेंट वगैरह रोक दिया, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसमें मजदूर है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वो काम करता है कि नहीं करता है, इसका कोई प्रूफ उसके पास अगर है कि हमने काम किया है तो बस ठीक है, डालसा से आ जाए। वो एलिजिबल हैं तो वी विल फाइट फॉर हिम। डालसा में हम उनके लिए फाइट करते हैं जो हमारे पास आते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं, मैटर ऑफ देखते हैं क्या केस है, कहाँ बनता है, कैसे करना है, हम कर देते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस है, वहाँ कुछ भी पे नहीं करना होता है। 1516 एक हेल्पलाइन नंबर है, डालसा का नंबर है, इस पे आप फोन करें। जो भी आपको लीगल एडवाइस लेना हो यहाँ से आपको, जो नहीं आ सकते उनको वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, ओवर टेलीफोन वो कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कुछ इसके बारे में बताना है क्या? मुफ्त ये पैम्पलेट आप सबको मिल गया हुआ है। इसमें मुफ्त कानूनी सहायता किसको किसको मिल सकता है ये मैंने अभी बता दिया था। इसमें भी लिखा हुआ है, हिंदी में है, हिंदी में पढ़ दूं मैं या आप लोग पढ़ोगे? 1 by 1 पढ़ो, कोई एक पढ़ दो। 1 by 1 पढ़ो। किसको किसको मिल सकता है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के सदस्य, मतलब SC ST। ठीक है, इनको फ्री लीगल एड सर्विस है। इनके लिए कोई इनकम की क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, स्त्री या बालक, स्त्री और बालक के केस में, इससे मतलब वुमेन, बालक, चाइल्ड। ठीक है, इनको फ्री सर्विस है, इनके लिए कोई इनकम की क्राइटेरिया नहीं है। आगे, औद्योगिक कर्मी के क्षेत्र में ये है कि अगर वुमेन होगा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेल पर्सन है और जनरल कास्ट का है, इनके लिए इनकम इनकी 3 लाख से कम होना चाहिए, तभी हम इनको देंगे। इसके लिए इनकम एफिडेविट इनको देना पड़ता है। मानसिक रूप से आसपास कहाँ पर लिए? 4 नंबर, अभिरक्षा में व्यक्ति
ये है जो एक्यूज्ड रहते हैं ना, अंदर जो जेल में जो बंद रहते हैं, इनके लिए है ये। ठीक है, या तो वो किसी जेल में हो या फिर मानसिक चिकित्सालय में, अगर उनको को मेंटल डिस्टर्बेंस है तो वो मेंटल अजाइलम वगैरह में हो, तो उनके लिए ये फ्री है, टोटली फ्री। मानव के अवैध व्यापार के शिकार, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए एंड बॉन्डेड लेबर, इनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इनके लिए इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अनसाउंड माइंड या निशक्त व्यक्ति, तो इनके लिए भी फ्री सर्विस है। ये हो गया डिजास्टर विक्टिम ऑफ डिजास्टर, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति, तो ये इनके लिए भी फ्री सर्विस है। सीनियर सिटीजन, ये 4 लाख रुपए है, 4 लाख है, यहाँ 2 लाख लिख रहा है, 4 लाख है। प्रत्येक नागरिक जिसकी प्रतिवर्ष आय 1 लाख रुपए से कम हो, वो 1 लाख की जगह आप 3 लाख रुपए हो गए वो। ठीक है, योजना क्या चल रहा है हमारा, दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना 2015। गवाहों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है डीएलएसए की तरफ से। इनके लिए स्पेशल डिपोजिशन रूम बने हुए हैं जिसमें इनको किया जाता है, उनको सुरक्षा दिया जाता है हर तरीके का। इसके लिए भी आप डीएलएसए से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई गवाह है और जिसको सुरक्षा की खतरा है कि हाँ जी हमें आने ही नहीं दिया जाएगा कोर्ट में, तो आप डीएलएसए से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा दिया जाएगा। जेल में बंद अभिभावकों के बच्चों की आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति, शिक्षा एवं कल्याण हेतु योजना। ये जो बच्चे जो जेल वेल में बंद है, जिनके दोनों पेरेंट्स जेल में, जिनको कोई देखने वाले नहीं, तो उन बच्चों के लिए भी डीएलएसए काम कर रहा है। ठीक है, ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। इसके तहत किस विक्टिम को कितना मिलना है वो मेंशन है इसमें। और कुछ